बिजन आई काले बादल शाइने जो बिदुआड़ा तो बिदुआड़ा काले याने शाइने जो बिदुआड़ा बिजन चूटी काले डॉक्टर सूरत ठाकुर द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। आप एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं संगीत के, आप लेखक हैं, आप ट्रैकर हैं, आप इतिहासकार हैं, आप संस्कृति कर्मी हैं और आप संगीतज्ञ हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि पहाड़ी बच्चों का जीवन शहर के बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। हम जैसे पहाड़ में पले बड़े तो, और हमारे जो यूथ है, जो किशोरावस्था है, जो एडोलसेंट एज है, वो भी शहर के बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। तो आप अपने जो जीवन की यात्रा है, जो बचपन से है और किशोरावस्था है, उसके बारे में कुछ बताइए पहले। मुझे याद है कि जब मैं 6 साल का था, उसके बाद की मेमोरी मुझे थोड़ा याद है जी। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक शोंडादार नामक स्थान है जी। और हमने उस स्कूल की शुरुआत की थी। अच्छा। पहली में। अच्छा। पहली में दाखिल हुए थे वहाँ जी। ब्यूटीफुल प्लेस है, खुला प्लेस है और वहाँ खुले आसमान के नीचे हम पढ़ते थे। अच्छा। आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था और जिस दिन बारिश होती थी उस दिन हम स्कूल जाते ही थे जी। खुले आसमान के नीचे। एक गुरुजी थे हमारे, मास्टर प्यारचंद जी जी। वो बहुत अच्छे टीचर थे और अपने चारों ओर हमको बिठाते थे। पहली क्लास थी जी। शुरुआत ही तब से हुई थी स्कूल की जी। तो फिर उन्होंने एक एक से बुलवाना भी, एक एक से सिखाना भी, एक एक को, और खेल खेल में सिखाते थे वो जी। और थे भी इतने खतरनाक कि किसी ने थोड़ी सी गलती की तो चांटा भी उसी वक्त मिलता था। अच्छा। और चांटे के बाद कई बार ऐसा होता था कि जब हम घर जाते थे जी, तो घर में रोते रोते कि भी मारा चांटा। अच्छा। तो मेरे को हाँ, अच्छा। तो घर वाले बोलते 2 चांटे और क्यों नहीं मारे तेरे को, और उनका धन्यवाद करते जब मिलते थे वो, अच्छा। कि देखो जी आपने मेरे बेटे को मारा उसकी भलाई के लिए और ये ज़रूर आगे कुछ ना कुछ करेगा। पहली मेमोरी मुझे याद है जी। और उसके बाद 3वीं तक था स्कूल वहाँ, 3वीं तक मैं वहाँ पढ़ा जी। 4थी में फिर गवर्नमेंट वहाँ मिडिल स्कूल था शिहा में जी। वहाँ से 3 किलोमीटर नीचे और जी। फिर हम 6 किलोमीटर जाते थे रोज़। अच्छा। उस जगह तो वहाँ भी टीचर अच्छे मिले और वहाँ एक ये रहा कि मैं जब से स्कूल में पढ़ना शुरू किया तब से लेकर 8वीं तक लगातार मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता रहा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम घर में नहीं पढ़ते थे। अच्छा। घर में सिर्फ जो होमवर्क है वो करेंगे शाम को, वो भी उसके जो मिट्टी का तेल है उसके दिए के नीचे, दिए के सहारे। कभी कभी वो भी नहीं होता था। शॉली होती है हमारे, एक कायल का पेड़ है, उसके जो शॉली जो वो कहते हैं उसको, जी, जी, जी। वो जलती है, उसमें होमवर्क करेंगे। अच्छा। जो याद करने का काम है वो हम स्कूल आते जाते करते थे। अच्छा। हाथ में पुस्तक हो गए, चलते चलते याद करना, और सब्जेक्ट निर्धारित थे, हिस्ट्री, साइंस, हिंदी, जो भी था याद करने वाली चीज़ें सब हम चलते चलते करते थे। तो ये मुझे याद है कि आज बहुत कम बच्चे जो चलते चलते पढ़ते होंगे, याद करते होंगे। तो ये हमारा एक उस वक्त गांव का एक था वातावरण उस ढंग का। जी। और दूसरा वातावरण गांव का एक ये था
कि हम उस वक्त कैश क्रॉप नहीं होती थी गांव में। जी जी जी। अनाज खूब होता था, हाँ जी। मक्के और गेहूँ खूब होना, दालें भी खूब होती थी, राजमाश माश जी। सब कुछ अपने गुजारा लायक हो जाता था। जी परंतु पैसे नहीं होते थे। हम मेरे पिताजी के हम 7 भाई हैं, अच्छा। 3 बहनें हैं। जी और फिर बाद में क्या हो कि भाइयों की शादियाँ हो गई, बड़े हो गए। एक टाइम हम 22 मेंबर थे एक ही फैमिली में, एक ही जगह चूल्हा बनता था। हाँ, संयुक्त परिवार। हाँ, संयुक्त परिवार में। तब भी वो अनाज पूरा होता था, हाँ जी। कहीं से नहीं खरीदते थे, फिर भी पैसे नहीं होते थे। तो मुझे याद है कि जब हम स्कूल जाते थे, हमारे वहाँ एक कैश क्रॉप होती थी आलू की। आलू, अच्छा। वो दशहरे के आसपास निकलते थे। वो पैसे लेके पिताजी शहर जाते थे दशहरे में, वहाँ से वो हमारे लिए जो प्लास्टिक के शूज़ नहीं होते, जी 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 वो खरीदने, और तब हम उनको पहन के स्कूल जाते थे। जी। और ये शूज़ देखो, सबसे बड़ी बात है, अप्रैल तक वो ख़त्म हो जाते थे, टूट फूट अच्छा, जाते थे। टूट गए। अच्छा, हाँ हाँ। सर्दियाँ निकाल लेंगे, अप्रैल तक टूट गया। अप्रैल के बाद हम फिर दशहरे तक नंगे पाँव जाते थे। और उस वक्त एक पुले होती थी बगड़ घास की, अच्छा। माता जी पुले बनाती थी। हाँ जी हाँ जी। तो पुले पहन के स्कूल जाना, ताकि पैर में नीचे वो कांटा ना चुभे, कोई पत्थर ना चुभे। और स्कूल में शर्म के मारे क्या करते, स्कूल के बाहर उनको छुपा के रखते थे, अच्छा, ताकि वहाँ ना बोले कि भाई पुले लेके आए थे। क्या है? और वहाँ से नंगे पाँव जाएंगे स्कूल, और शाम को जब बाहर निकलेंगे फिर पुले पहने फिर पहुँचेंगे। 6 किलोमीटर रोज़, 8वीं तक लगातार ये सिलसिला जारी रहा। उसके बाद जब 9th-10th की बात आई, 9th में हम गरसा स्कूल में गए। वो कमान से गरसा तक 6 किलोमीटर उतराई उतरना, और शाम को 6 किलोमीटर उतरा चढ़ाई, वही चढ़ाई चढ़नी। जी जी। 1-2 जगह तो स्टेप चढ़ाई थी, 2-3 किलोमीटर सीधी चढ़ाई। पीठ में बस्ता होता था, अब 9th-10th का बस्ता बड़ा होगा। हाँ जी हाँ जी। तो तब भी हम, तब तक थोड़ी स्थिति ठीक हो गई थी घर की। शूज़ कम से कम 12 महीने मिलते थे, हाँ जी। कपड़े भी ठीक मिलते थे, और हम बिना नागा स्कूल जाते थे। और वहाँ भी हम प्रथम द्वितीय आते रहे, 9th-10th में भी जी, रहे। बहुत मेधावी छात्र। हाँ, मतलब पढ़ने का शौक था। हाँ, जी जी। और गणित में तो हम बिल्कुल लेजेंड थे। जैसे उधर से गुरुजी ने, लाहौर के गुरुजी थे, उनका नाम था जगदेव। जगदेव, अच्छा। वो मैथ पढ़ाते थे। उधर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने लिखाया, और जितने को लिख दिया उतने को हमने उसका हल निकाल के उनको बता दिया। तो बड़ा प्यार भी करते थे हमको कि यार तुम आगे कुछ करेंगे। इस तरह से मैट्रिक तक की हमारी पढ़ाई रही। और मैट्रिक के बाद हमारा उद्देश्य था कि साइंस पढ़नी जी, नॉन मेडिकल पढ़ना। तो घर से आए, मेरे बड़े भाई थे वो मैट्रिक पढ़े हुए थे, वो आए मेरे साथ कुल्लू। वहाँ हमारा एक सीनियर लड़का था पड़ोस के गांव का ही, वो BA सेकेंड ईयर में पढ़ते थे। तो उनकी मदद ली कि भाई ऐसा ऐसा दाखिल होना है। तो उन्होंने कहा कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे? मैंने कहा जी ये नॉन मेडिकल, मैथ मेरा अच्छा है जी। बाकी साइंस होगा। उन्होंने कहा तो बड़ा मुश्किल है, रात दिन पढ़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा खर्चा होगा, ये होगा वो होगा। उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया हमारा, कहा कि नहीं आप आर्ट्स रखो, ठीक। वरना आप 1 साल तो, क्यों गांव का आपको इंग्लिश आती नहीं, हिंदी मीडियम पढ़े हैं, हाँ जी। गांव से आके निकले हैं, वहाँ तो इंग्लिश में चलती है, खासकर साइंस, तुम्हें समझ नहीं आएगी, फिर तुम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। भाई साहब को भी ये बात जंच गई और मुझे भी जंच गई। मैं कह रहा ठीक है। फिर आर्ट्स की बात आई कौन सब्जेक्ट रखने। उस वक्त पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जी। तीसरा एक सब्जेक्ट रखना था। और तो मैं स्कूल में गाता था, बाल सभा में जब भी होना गाता रहता था। तो भाई साहब ने कहा तो गाता तो रहता है, एक म्यूज़िक रख ले। और उस तरह से म्यूज़िक रखा और कॉलेज में सफ़र शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जब आप
10 साल के थे या 11 साल के थे शायद, तब 1971 1971 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से। उससे पहले भी 65 और 62 में चाइना वॉर हुआ, इंडो चाइना, तो वो तो शायद तब आप बहुत छोटे होंगे, लेकिन 1971 वॉर की आपको कुछ याद है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है मेरी ज़िंदगी का कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब लड़ाई हो रही थी, मैं 11 साल का था, फिर भी हम स्कूल जाते थे। स्कूल से आते जाते, खासकर आते हुए वापसी जब स्कूल से होती थी 4 बजे के बाद, समय काफ़ी होता था, तो शोंडाधार जब बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ जब हम पहुँचते थे चढ़ाई चढ़ने के बाद, उस जगह पर हम वो होती है बांस की नली में एक बंदूक बना लेते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कागज़ के गोले बना के, हाँ जी। ये 5-6 लड़के थे हम, 3-4 लड़कों ने पाकिस्तानी बनना, अच्छा 3-4 ने हिंदुस्तानी बनना, अच्छा तो एक दूसरे को गोलियां मारनी उससे, अच्छा, खेल खेल में। हाँ हाँ और जितनी ज़्यादा उधर लगी हाँ जी, तो उतनी ज़्यादा उसकी हार समझी जाती हार थी। समझी जाती। तो अक्सर पाकिस्तानी हारते थे हाँ जी, हाँ जी। और हम फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। वाह। तो बचपना था कि देखो जी, हम एक देशभक्ति का जज्बा था बिल्कुल बिल्कुल कि किस प्रकार से हम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, और हम उस तरह के खेल खेलते थे। जी। डॉक्टर साहब, जब आप छोटे थे तो घर पे मवेशी, भेड़ बकरियां, ये सब भी था क्या? आप कह रहे थे कि आप बड़ा परिवार था। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं हालांकि बताना भूल गया। मेरे पिताजी कृषि कम पाल रहे हैं। अच्छा 180-100 भेड़ें हमारे पास हर वक्त रहती थी। जी जी। मुझे याद है कि जब भी हमें कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो एक बकरा बेच दिया और उससे गुजारा होता था। जी जी। कपड़े लेने या फीस देनी तो बकरा बेच दिया, उससे गुजारा चल पड़ता था। जब हमें छुट्टियाँ होती थी, मैंने गाय भी चराई है, गाय बैल। हमारे पास 22-23 पशु थे। जी गाय बैल जी जी। उनको चराने सुबह ले जाना, शाम को वापस आना। और वहाँ भी मैं पुस्तक साथ रखता था। जी। उसके बाद कभी कभी भेड़ें चराने की बारी आती थी जी। कि आज तुम भेड़ें चराओगे, तो भेड़ें भी सुबह ले जानी खाना खाने के बाद, और शाम को 5-6 बजे वापस आएंगी। और इसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य मुझे याद है जी। कि सर्दियों में तुम्हारी भेड़ें गांव में रहती, सर्दियों में ऊपर नहीं जोत में जाती। गर्मियों में जैसे जून महीना आ गया, आषाढ़ के उसमें, उस वक्त हमारी भेड़ें फलों के पास देंगे, दूसरों के पास देते हैं। वो भेड़ें जाती हैं मानतलाई, अच्छा। मणिकर्ण वैली में। जी, हाँ जी। तो मानतलाई के पास एक ढांसपाट जगह है, वो हमारा थाच है जी जी हमारे गांव वालों का। हमारे गांव की सारी भेड़ें वहीं जाती हैं। जी। जब मैं पीयूसी होती थी, जब 11वीं हाँ का एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद उस साल पिताजी ने कहा कि इस बार तू भेड़े पहुंचाने जाएगा ऊपर पाल के साथ। जी। अब देखिए, कमान से पहले तो पहुंचा, वहाँ कमान से पीछे एक लिंगा, वहाँ थी भेड़े। वहाँ से निकले, बड़ोगी पहुँचे पहले दिन। जी। पीठ में बोझा, खाने पीने का सामान, वो उनके फलों के जो कपड़े हैं सोने के, दौड़ो वगैरह, जी। सेले वगैरह, वो भी पीठ में। आजकल तो सेले होते नहीं हैं। हाँ नहीं, अब नहीं होता, अब तो बताते हैं लोग। 10वें दिन हम पहुँचे थाच पे। हाँ जी। 11वें दिन हमारे साथ हमारी एक दादी भी थी। अच्छा। औरतें भी काफ़ी थी, उन्होंने मानतलाई घूमने जाना था। वो तो सीधे आया ना भाई, हम तो भेड़ों के साथ थे। अगले दिन सब ने बनाया कार्यक्रम, जो हम थे वापिस आने वाले, कि मानतलाई नहाने जाएंगे। ऊपर पहुंचे हम 1 बजे, 5 बजे जाके मानतलाई 1 बजे पहुंच गए। पहुँचे। हाँ जी। वहाँ स्नान किया और 2 बजे वहाँ से वापस आ गए। जैसे वापस आना शुरू हो गए तो हवा शुरू होगी, हवा के साथ बारिश शुरू हो गई, और बारिश सीधे हमारे मुंह को आने लगी। लगातार मुंह को आती थी वो। हालांकि दौड़ हमने डाले हुए थे जी, बिल्कुल पेटे हुए। आधा रास्ता हमने कवर किया था, वापसी में उतने को हमारी एक दादी गिर गई, मूर्छित हो गई। और जब नब्ज देखी तो
डेड डिक्लेयर कर दिया। दादाजी साथ थे, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर लकड़ी है नहीं, क्योंकि वो बिना पेड़ पौधों का क्षेत्र था। लकड़ियों के लिए कम से कम कोई 20 किलोमीटर नीचे आना पड़ा। टड़ंगनाला है वहाँ तक टुंडा भूस के साथ है, वहाँ स्कीम बनी कि वहाँ जलाएंगे। अब उनको उठा के लपेट के लाए थाच में। वहाँ सब ठंड गए थे, 1-2 व्यक्ति वहाँ थे, दूसरे पुआल। तो उन्होंने आग उग जलाई और सब आग सेक रहे थे। उनको रखा बॉडी को इस किनारे जैसे, मेरे इस तरफ। कोई 1 घंटे के बाद मेरी नज़र उधर गई। एक तो मैं नया नया सबसे छोटा था, डर भी लगा कि बॉडी के साथ मैं बैठा हूँ। मेरे को हिलती हुई नज़र आई वो। अच्छा। मैं देखा, मैंने दादाजी को कहा, मैं कहा ये पर मेरे को हिल रही है, बॉडी नज़र हिलती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने कहा तू डर के मारे, तेरे को डर लग रहा है तो इधर आ जा, तभी तेरे को नज़र आ रही है कि हिलती है। कोई 10-1 मिनट बाद फिर देखा मैं कहा ये देखो, मैंने कहा आगे जाके देखिए हिल रही है। वो सच में हिल गई थी। और हिलने के बाद उन्होंने तब उनके समझ आ गया। उन्होंने कहा कि देखिए ये ठंड के मारे अकड़ गई थी, हाँ, अब ठीक इसको आग के पास लाओ। अरे वाह। फिर आग के पास लाया, उनको गर्म किया और थोड़ी देर बाद उठ खड़ी हुई। और उसके बाद फिर वो गालियाँ देने लगी सबको। अच्छा। देखो जी, मैं वहाँ गई थी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर बाग थे, सुंदर फूल थे, वहाँ से तुमने मुझे वापस लाया। तो रोने लगी वो। अच्छा। मैं स्वर्ग जा रही थी। तो बहुत अच्छा हो गया ना, वो मतलब जिंदा ही थी वो, लेकिन अकड़ गई थी ठंड से। अकड़ गई थी। अच्छा। और जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया वो जीवित हो गया। और उसने कहा कि मैं जा रही थी। वो कितने साल की थी तब? उस वक्त कोई 65 साल की होगी वो। और आप कितने साल के थे? मैं तो आप देखिए 16-17 साल का था। 16 साल का। और फिर बाद में कितने साल जी वो? और उसके बाद 25 साल जी वो। तो 90 साल तक वो? 90 साल तक। अगले दिन मणिकर्ण हार होकर तब जाके वापस आए। उन्होंने वो बताया जब वो मूर्छित थी उस दौरान क्या हुआ उनके साथ? वही तो कह रही थी। अच्छा। कि मैं कहीं जा रही थी। अच्छा। रास्ते में बड़े सुंदर सुंदर बाग मिल रहे थे, फूलों के बाग मिल रहे थे, और मैं बड़े अच्छे खुशी खुशी जा रही थी आगे किसी के साथ। तो तुमने मुझे वापस बुलाया वहाँ से, तुमने मुझे आवाज़ लगाई और मैं वापस आ गया और वो सब गायब हो गया। जब आप भेड़ बकरियां और ये सब लेके जाते थे तो कभी किसी पत्थर पे बैठ के आप गाते भी थे या बांसुरी बजाते या कुछ भी गाते थे? अक्सर गाते थे, कुछ भी करते थे। उस वक्त लामण दूर दूर तक गाते थे। बावरो जिसको हम कहते हैं, बामणो। यहाँ मैं भेड़े चरा रहा हूँ, पल्ले एरिया तक आवाज़ जाती थी, कम से कम 2 किलोमीटर तक तो आवाज़ जाती थी। जी जी। और पता लगता था कि फलां आदमी गा रहा था। हाँ। और गांव में बहुत से लोग ऐसे थे। हाँ। महिलाएं जब घास काट रही हैं, लकड़ी इकट्ठा कर रही हैं, वो भी उधर से गाती हैं, गीत गाते गाते वो भी गा रही। ये आम तरफ चलता था। जैसे आपको कोई फेवरेट गाना उस समय का जब आप छोटे थे और भेड़ बकरियां चर रही हैं, आप पत्थर पे बैठे हैं और कुछ गा दिया आपने, कुछ याद है आपको? उस वक्त के गा दीजिए कुछ। एक भावरों में सुनाता हूँ आपको। जी जी। ओ ठंडे पानी राजी मुणु हो, घुट घुट पीना, ओ तो निहाल दे भाल दे सूर्य हो, आशा कदी ढोई जीना, ओ आशा कदी ढोई जीना, ओ आशा कदी ढोई जीना। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि कॉलेज में आपने म्यूजिक लिया और उसके बाद आपने वो बाय चांस लिया उस वक्त। हाँ, आपको ऑप्शनल, हाँ वो लेना था। उसके बाद
आप विश्वविद्यालय में गए शिमला, उस वहाँ पे आपने मास्टर्स किया म्यूज़िक में, ठीक है। तो आप शायद हिमाचल के पहले म्यूज़िक में पीएचडी हैं। बिल्कुल। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने शौक जो है म्यूज़िक का वो जारी रखा, उसकी क्या वजह थी? उसमें ये था कि जैसे पीयूसी में 3 सब्जेक्ट रखने होते थे, चौथा इंग्लिश होता था जी। BA1 में जाके 1 सब्जेक्ट छोड़ना होता था जी। 2 रखने थे और तीसरा इंग्लिश जी। तब तक मुझे लगा कि नहीं, संगीत बढ़िया आनंद का सब्जेक्ट है। ये मैंने नहीं सोचा था कि मैंने इसमें MA करनी है जी। मेरे साथ वाले सब छोड़ गए। अच्छा। लड़कियां थी 3-4 और एक लड़का मैं अकेला होता था BA1 से लेकर फाइनल तक। जी जी। तो शौक इस तरह से चढ़ाया कि मार्क्स भी अच्छे आते थे और ऐसा लगा कि नहीं, ये अच्छा सब्जेक्ट है जी। फिर देखे जैसे BA हो गई, BA फाइनल। जी। फाइनल में मेरा रिजल्ट लेट था। अच्छा। अब देखो ना, ईश्वर को क्या पसंद होता है क्या नहीं। RL कहते थे उसको, RL। हाँ, रिजल्ट लेट हो गया। बाकियों ने सब ने अपने एडमिशन फॉर्म भर दिए। मैंने पॉलिटिकल साइंस में करनी थी। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस और म्यूज़िक रखा था मैंने। पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी थी शिमला। मेरा रिजल्ट लेट, इसलिए मैं फॉर्म नहीं भर सका। मेरा रिजल्ट आ गया 1 महीने के बाद। तब तक लगभग एडमिशन ख़त्म हो चुके थे। लोगों ने क्लासेस लगानी शुरू कर दी थी जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। गया मैं शिमला, अकेला गया बिल्कुल। वहाँ कुल्लू के लड़के पढ़ते थे, सीनियर हमारे कुल्लू के सबसे पुराने थे, आपको पता होगा, LR ठाकुर। LR ठाकुर जी जी। वो हम उनको दादा बोल रहे थे सभी। किसी ने कहा उनके पास जाओ, वो आपकी समस्या हल कर सकते थे। गए उनके कमरे में, वो सिगरेट बहुत पीते थे, धुआं ही धुआं। फिर उनको नमस्ते वगैरह किए, फिर अपनी समस्या बता दी। मैंने कहा जी देखो, मेरा रिजल्ट लेट था, इस बार समय पर भर नहीं सका, क्योंकि बिना उसके तो एडमिशन मिलेगी नहीं, मेरिट बनती है वहाँ। उन्होंने कहा कि अब क्या करेगा तू, अब तो मुश्किल है। बोला लेनी किस में? उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ था जी। मैंने कहा जी पॉलिटिकल साइंस लेना मैंने। बोला चलो डिपार्टमेंट चलते हैं। गए डिपार्टमेंट, फटाफट वो तैयार हुआ और चल पड़े। डिपार्टमेंट में हेड से मिला। हेड ने कहा कि सीटें कंप्लीट हो चुकी है जी। और अगर मान लो खाली भी होता, वो जो वेटिंग में है उनका नंबर आएगा। हाँ हाँ। तेना तो फॉर्म भी नहीं भरा। जी। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि अगर म्यूज़िक में देखा जाए, मैंने म्यूज़िक में मेरा सब्जेक्ट है। उन्होंने कहा चलो म्यूज़िक डिपार्टमेंट चलते हैं। तो उस वक्त थे पॉलिटिकल साइंस के हेड थे अपने रणवीर शर्मा। अच्छा। वो थे हेड म्यूज़िक के, क्योंकि म्यूज़िक में कोई हेड नहीं था। अच्छा। उनके पास गए, उन्होंने कहा कि सीटें खाली है, कोई एप्लीकेशन आई भी नहीं है और तो भर दीजिए। परंतु इसके लिए BC की परमिशन चाहिए। उसके बगैर नहीं हम अच्छा, एडमिशन वाइस चांसलर की परमिशन जी। फिर LR ठाकुर जी मेरे को लेके BC के पास गए। BC थे मल्होत्रा केमिस्ट्री वाले, केसी मल्होत्रा। हाँ, केसी मल्होत्रा जी। उन्होंने कहा यार तू आज तक कहाँ सोया था? मैंने कहा जी ये मेरी स्थिति थी, रिजल्ट लेट था, अब रिजल्ट निकला, अब जाके आया मैं। तो म्यूज़िक में सीट खाली है। हेड साहब ने बोला कि सीट खाली है, अगर आप परमिशन देंगे तो मेरा साल बच जाएगा। वो थे अच्छे, हाँ, मतलब पॉजिटिव आदमी थे। बहुत पॉजिटिव। उन्होंने कहा बिल्कुल यार तुम ले लो एडमिशन। उन्होंने उसी वक्त अलाउ कर दिया। फिर ले ली एडमिशन, हो गई म्यूज़िक में। और फिर मैं म्यूज़िक में चला गया और म्यूज़िक में MA भी की। MA के बाद PhD की। जब मैं सेकेंड ईयर में था हम MA में, तब तक डॉक्टर इंद्राणी चक्रवर्ती आई थी यूनिवर्सिटी में एज ए रीडर। जी।
तो तब हमारा अपना अड हो गया म्यूजिक का ही। जी उन्होंने PhD एम फिल शुरू की, तब तक म्यूजिक में नहीं होते थे एम फिल PhD, हाँ जी हाँ जी और कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी था, एम फिल या PhD ज़रूरी था। हाँ जी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई मेरी, एक चमन वर्मा जो वहीं पढ़ाते भी थे, एक के शर्मा थे वो भी वहीं पढ़ाते थे, 3 आदमी की रजिस्ट्रेशन इकट्ठे हुई हमारी। जी और के शर्मा तो बीच में छोड़ दी। चमन वर्मा ने मेरे 2 साल बाद PhD उनकी अवार्ड हुई, मेरी 2 साल पहले हुई, इसलिए मैं पहला PhD हूँ हिमाचल जिसने से। HP यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक में। ये कौन से साल की बात है? ये है 1987 में, 87 में। 87 में। डॉक्टर साहब मेरे को ये पूछना है कि आपने जो PhD का सब्जेक्ट था अपना, वो शायद कुल्वी और चंबयाली संगीत लिया हाँ। था, तो आपने ये दोनों संगीत लेने की क्या वजह थी? ये मुझे उतनी उस वक्त समझ नहीं थी। मेरे गाइड ने मुझे कहा कि आप चंबा और कुल्लू दोनों का म्यूज़िक बड़ा मीठा है, जी डांसेस में भी बड़ी वैरायटीज़ है, गाने में भी बड़ी वैरायटीज़ हैं, तो आप ये कीजिए कि चंबयाली और कुल्लू संगीत का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन, जी। इस पे आप रिसर्च कीजिए। जी मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि तू अब जा, पहला साइनॉप्सिस बना के ला। अच्छा अब मुझे क्या पता साइनॉप्सिस क्या चीज़ होती जी है। जी जी राजेंद्र प्रसाद शर्मा सुल्तानपुर में है, जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, रिटायर हुए वो हमारे सीनियर होते थे। उनके पास गया मैं, उन्होंने कहा, अब मैंने कहा जी साइनॉप्सिस क्या चीज़ है? या बोला जी उसमें पूरी रूपरेखा बतानी पड़ती है, सारा जी हेड होते हैं, इसके अनुसार वो पूरी रूपरेखा देनी पड़ती है। हाँ जी उन्होंने मुझे बताया और मैंने उस टॉपिक के अनुसार वो सारा बना लिया और गाइड को दिखा दिया। वो बड़ी प्रसन्न हुई, बोला तूने सीखा कहाँ से है? शोध प्रवृत्ति देता ना पड़ी नहीं, जी शोध क्या होता है वो तुझे पता नहीं, जी ये कैसे अपनाया? मैंने कहा ऐसे उन्होंने कहा कि इस तरह से ये लीजिए। जी। बाकी मैंने अपने आप किया टॉपिक के अनुसार कि मैं इसमें ये करूँगा, एक रूपरेखा है ये। बाकी जब PhD करेंगे तो उस वक्त लगेगा पता, उसमें फिर बदल हो सकता है, और उसी वक्त एक्सेप्ट हो गया। और फिर उसके बाद PhD काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये इस तरह से आप मटेरियल कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये फील्ड स्टडी है, गांव में जाना पड़ेगा आपको, दोनों जगह जा पाओगे? जी मैंने कहा जा पाऊँगा। मज़े की बात देखिए, भगवान जब करता है तो किस तरह से हेल्प करता है। मेरे रजिस्ट्रेशन कोई 3-1 महीने हो गए थे, उतने को चंबा में होते थे हमारे कुल्लू के DLO डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर। तो मैं किसी मेले में उनसे मिला था कि मैं PhD कर रहा हूँ ऐसे चंबयाली और कुल्लू पे। वहाँ तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई। जब वो चंबा चले गए, वहाँ एक हिंदी के प्रोफेसर होते थे, नरेंद्र अरुण, बहुत बड़े राइटर थे वो। जी जी नरेंद्र अरुण, हाँ। बहुत फेमस नाम। उन्होंने कहा यार कोई म्यूज़िक का बना ढूंढो, कॉलेज में पोस्ट खाली है। जी उनके माइंड में आया, स्ट्राइक किया। उन्होंने कहा मुझे एक लड़का कुल्लू में PhD कर रहा था चंबयाली कुल्लू पे, उसको मैं बुलाता हूँ, अगर वो आएगा तो ठीक है। जैसे उनको चिट्ठी मिली, दौड़ दौड़ा मेरे पास आया। जी मैं लोअर ढालपुर में ट्यूशन करता था म्यूज़िक की। जैसे उन्होंने चिट्ठी पढ़ाई, कोई 3-1 बजे उन्होंने बताया मुझे। जी 5 बजे चलती है उस वक्त बस चंबा को, नाइट बस। जी और मैंने अपना कपड़े समेटे, बैग तैयार कर लिया, और 5 बजे ठीक मैं खाड़े बस स्टैंड में था और मैं सीधा चंबा निकल गया। फिर तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ गए। मैं कहा जैसे आज ही उन्होंने चिट्ठी बताई मेरे को, तो मैं पहुंच गया। उन्होंने कहा कि परे से कमरा उठा दे, मेरे साथ चल। वहाँ से उनके क्वार्टर गए। अगले दिन नरेंद्र अरुण जी मुझे कॉलेज ले गए, प्रिंसिपल से मिलवाया। प्रिंसिपल ने कहा कि अपना सर्टिफिकेट वहाँ आप पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवा, जी और उसके बाद कल से पढ़ाना शुरू करना। जी फिर पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। और मुझे तो एक देखो क्या चाहिए, 2 आँखें। जी मेरा टॉपिक चंबयाली और कुल्लू पे था, जी और चंबयाली 2 साल रहा मैं चंबा में, पूरा गांव घूमा उनके साथ। भाषा अधिकारी थे, उनकी मदद से मैंने सारा मैट्रिक कलेक्ट किया, कुल्लू का कर दिया, और उस तरह से मेरी PhD हो गई। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है कि जो लोग
मतलब विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं करते म्यूजिक में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में या पीएचडी नहीं करते, वो किसी गुरु से सीखते हैं बचपन से। तो जब हम गुरु से सीखते हैं और जब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, शिक्षा संस्थान में पढ़ते हैं संगीत, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इसमें एक फ़र्क है जी, मुख्य रूप से, हालांकि बहुत से फर्क भी होते हैं जी, होते भी हैं। सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो राग के पक्के होते हैं जो गुरु के पास सीखेंगे जी। एक राग को वो कई वर्ष तक सुन रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, गुरु उनको बता रहा है, परफॉर्मर वो बड़े अच्छे होते हैं। अगर उनका गला साथ ठीक हो, परफॉर्मर बहुत बढ़िया बनेंगे। इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि उसमें समय उतना नहीं मिलता, 24 घंटे तो म्यूज़िक के बीच में नहीं रहते। बीए तक तो दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं, एमए में भी मतलब थ्योरी पढ़ो, ये पढ़ो, वो करो, उसके बाद समय रियाज के लिए बहुत कम मिलता है, और वो भी घर में होता नहीं रियाज जी। हॉस्टल में रहना, वहाँ कई प्रकार की मुश्किलातें आती रहती है जी। तो ये अंतर है। ये है कि उसके जो शास्त्र पक्ष है, शास्त्र पक्ष में इंस्टीट्यूशन वाले ज़्यादा गहराई से हर चीज़ को समझते हैं और उनका दायरा ज़्यादा लंबा होता है, मतलब हर जगह को वो समझते भी है, उसको जानते भी है। गुरु के पास ये है कि गुरु कहता है कि हम कहते हैं कुएं के में देख, गुरु तो कुएं से बाहर देखने भी नहीं इजाज़त देते जी। किसी दूसरे गुरु की कोई नकल नहीं करनी, कोई उसका इफेक्ट ना तक पड़े, मेरा मैं ही सब कुछ, मैं सर्वोपरि हूँ, ये अंतर है उसमें। आपने कौन से घराने को फॉलो किया जब आपका एमए में हमें जो पढ़ाते थे जी, भीमसेन शर्मा जी थे मुख्य वोकल के, वो किराना घराने के उनके गुरु थे जी। आमिर खान। आमिर खान की शैली वो से ही वो सिखाते थे हमको जी। और उसी शैली से मैं आज तक भी उसी शैली से गाता हूँ, किराना से। किराना घराना से। आपने आपकी पहली पुस्तक जो मैंने देखी थी वो थी हिमाचल के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, शायद वो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी थी। आपने 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी हैं हिमाचल की संस्कृति पे, हिमाचल की बोलियों पे, हिमाचल के गीतों पे, हिमाचल की लोक कथाओं पे, हिमाचल की यात्राओं पे। आपकी दूसरी यात्रा संस्मरण, मुझे नहीं लगता कोई विषय ऐसा रह गया है जो आपने टच नहीं किया है। आपने उपन्यास भी लिखे हैं और आपने हिस्ट्री, इतिहास भी लिखा है हिमाचल का, पहाड़ों का, कुल्लू का। तो इतनी सारी विधाओं में आपने लिखा है। आपको कब लगा कि मुझे म्यूज़िक के साथ साथ सीरियस राइटिंग करनी है, क्योंकि ये सारा बहुत ही गंभीर लेखन है? कब आपने लिखना शुरू किया? ये भी बड़ा प्रेरक प्रसंग है। जब मेरा वाइवा हो रहा था जी, वो थे बहुत बड़े फोकलोरिस्ट। अच्छा। CIIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंडियन लैंग्वेज के फोकलोर के प्रोफेसर थे वो जी। जब वाइवा लिया उन्होंने, वाइवा लेने के बाद उन्होंने मुझे बधाई दी कि आप अब डॉक्टर बन गए, आज के बाद आप डॉक्टर लिख सकते हैं, यू आर अवार्डेड PhD। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि इसके बाद तुम क्या करोगे? मैंने कहा जी कॉलेज में काम तो कर ही रहा हूँ मैं जी, वहाँ मैं रेगुलर हो जाऊँगा और बस और हो गया। मैंने कहा जी अब डिग्री पूरी हो गई, काम कर रहा हूँ, रेगुलर हो जाऊँगा, बस मेरा ये मकसद था, बच्चों को पढ़ाऊँगा और क्या करना मैंने। जी। बोला नहीं, आपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लिखा है अपने उसमें PhD शोध में, संस्कृति को आपने करीब से देखा है रिसर्च के दौरान, क्योंकि वो फोकलोर के थे जी जी। लोक संस्कृति के विद्वान थे। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति पर लिखना शुरू कर दो। मैंने कहा जी उसके लिए क्या क्या करना होगा, मुझे गाइड कीजिए आप। उन्होंने कहा कि पहला काम होता है मैटर कलेक्ट करना। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ मैटर कलेक्ट करो। उस वक्त ये नहीं होता था, सिर्फ एक वो होता था कैसेट रिकॉर्डर। एक कैसेट रिकॉर्ड ले लो और
जहाँ भी जाते तुम, मेला हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको समझो, उसको रिकॉर्ड करो। जी। दूसरा काम ये करो, जहाँ भी तुम बैठते हो, तुम जिस जगह बैठते हो, समय बिताते हो, जहाँ तुम्हारी बैठक होती है कॉलेज में, पेन और कागज़ ज़रूर रखो। जो भी तुम्हें विचार, जो तुमने देखा, उसको तुरंत नोट कर लो, फिर एक टोकरी में डाल दो। नोट करने के बाद जो तुमने रिकॉर्ड किया वो भी लिखने के बाद टोकरी में डाल दो। मैं कहीं टोकरी में तो वो डालते हैं कूड़ा करकट। बोला तुम डालो, बस उसको जलाना नहीं। बोला साल बाद तुम देखो, जब टोकरी निकालेंगे तो उसमें तुम देखें कितना ज़्यादा मैटर तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया। जी जी। फिर विषय को चुनो कि इस विषय पे मैंने काम करना है, लिखना है। उन पर्चियों को अलग करो, एक फाइल में रखो। जी। जो दूसरा विषय है उसको दूसरे फाइल में रखो। 3-4 फाइलों में जितना मटेरियल तुम्हारे पास आता है अलग अलग विषय की रखो, और उसके बाद उसको लिखना शुरू कर दो। आपकी किताब तैयार हो जाएगी। आपको ज्ञान समझ भी होगी। आज तक तुम सिर्फ डिग्री के लिए काम कर रहे थे, ये कुछ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नाम है, डॉक्टर लगेगा तुम्हारा नाम करेगा। असली काम इसके बाद है, जो तुम प्रैक्टिकल काम करोगे रिसर्च का, वो काम तब होगा। और मैंने उनकी बात गांठ बांध ली, और उसके बाद आशीर्वाद उनका था। डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर, वो भी मुझे इंस्टिगेट करते थे। वो खुद जी जी संस्कृति और भाषा के विद्वान थे। फिर उसी दौरान M.R. ठाकुर से मुलाकात, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा तुम कर सकते हो। बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ, और पहला काम मैं का संगीत का व्यक्ति हूँ मैं। हिमाचल के लोक वाद्यों पर मैंने सर्च करनी शुरू कर दी, और पहली पुस्तक मेरी बड़ी निकली, हिमाचल के अच्छा, लोक वो वाद्य। पहली पुस्तक है वो आपकी? पहली पुस्तक है हिंदी में। जी जी। और फिर उसको प्रकाशित करने की समस्या, जी। हम जैसे कौन पूछता था, कोई प्रकाशक नहीं राजी होता। मंडी में उसने कहा जी 8,000 लगेंगे। उस वक्त 8,000 बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या मन छापेंगे, प्रकाशक तुम खुद रहोगे। बाद में वो मुकर गया। टाइप टूप करवाए बड़ी मुश्किल से, उस वक्त वो टंकण होता था। मैंने उसी वक्त एक ब्रोशर आया चंडीगढ़ से, एक प्रकाशक का, अभिषेक पब्लिकेशंस, चंडीगढ़ जी। 17 सेक्टर में। वो संगीत की पुस्तकें प्रकाशित करते थे। अच्छा। तो मैंने उनको चिट्ठी लिख दी कि ऐसा ऐसा मैंने एक पुस्तक लिखी है, हिमाचल के लोक वाद्य। तो उन्होंने कहा आप भेजिए तुरंत उसको, स्क्रिप्ट को। मैंने भेज दी उनको, और दूसरे जैसे ही उनको मिली 2-3 दिन बाद, उन्होंने तुरंत मुझे चिट्ठी लिखी कि आपके पुस्तक हम छाप रहे हैं, आप फोटोग्राफ्स भेजिए हमें। और बस उन्होंने छाप दिए। मेरी कम 15 दिन में के अंदर उन्होंने छापी और मुझे दे दी। 20-22 किताबें उन्होंने मुफ्त में दी। मैंने 1 पैसा नहीं दिया उनको। वो मेरी पहली पुस्तक थी हिंदी में। बाद में क्या हुआ कि एक दिन मेरी मुलाकात NBT के संपादक से हुई। कुल्लू में एक फंक्शन था, उसमें M.R. ठाकुर की पुस्तक का विमोचन था। उन्होंने कहा यार तुम इंग्लिश में भेजो वहाँ। फिर मैंने इंग्लिश में लिखी खुद। अपनी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, फिर इंग्लिश के प्रोफेसरों की मदद ली। यशपाल महंता एक मैडम, उन्होंने पूरा PP काश था, उन्होंने पूरी तरह से इंग्लिश मेरी करेक्ट कर ली। पहले मैं रफ खुद लिखी, फिर करेक्ट किया उन्होंने। मैंने भेज दी, और 1.5 साल तक उसका कोई आता पता नहीं। ये सन 2010 की बात। मैं ही बोल गया, मैं क्या मरने दो, हिंदी में तो छपी है। वो हर कॉलेज में पहुंच चुकी है, हर जगह पहुंच चुकी है मेरी किताब। 1.5 साल बाद मुझे वहाँ के जो इंग्लिश के संपादक थे उनका फ़ोन आता है। बंजार में था उस वक्त में। यार आप डॉक्टर सूरज ठाकुर हो? मैंने कहा जी यार बड़े बेवकूफ़ है आप। मैंने कहा जी आप पहली बार मुझे फ़ोन करो, तो बोल रहे बेवकूफ़। मैंने कहा कैसे, मैंने क्या किया ऐसा?
बोला यार आपने एक पुस्तक के वो स्क्रिप्ट भेजी थी, मैं एनबीटी से बोल रहा हूँ, मैं संपादक। आपने पुस्तक भेजी थी, उसके बाद कोई आता पता ही नहीं पूछा। हाँ। पता तो करते कि भाई मेरी पुस्तक का क्या हुआ, कुछ होता। मैंने कहा जी मैंने सोचा होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मेरी सिफारिश तो कुछ नहीं है। हाँ। उसने कहा कि आपकी पुस्तक अप्रूव हो गई है। उनका सिस्टम है कि वो एक्सपर्ट को भेजते हैं। Expert, हाँ। एक्सपर्ट अगर अप्रूव एक कमेटी करता है, होती है वो हाँ, वो अप्रूव करते हैं तब जाके छापते हैं। बोला आपकी पुस्तक अप्रूव हो गई है। मैं तो बरियोश लग गया, मैं कहा ये तो नेशनल बुक ट्रस्ट में छपना बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। और फिर वो उस तरह से इंग्लिश में छपी। डॉक्टर साहब, आपका एक शौक है, आपको घुमक्कड़ी बहुत पसंद है, या एवरी आप मैं आपका एक यूट्यूब पे चैनल है हिमाचल धरोहर, हिमालय धरोहर। हिमालय धरोहर, तो मैं उसको देखता हूँ। और आप ऐसी ऐसी जगह गए हैं, तो आपको घुमक्कड़ी का शौक कब से था? मुझे घुमक्कड़ी का पहले से ही शौक है, बचपन से ही घूमने का, कि जगह नई नई जगह देखने का, विशेष करके पहाड़ों में। जी। मैदानों मैदानों से मुझे नफरत है बड़ी बारी, क्योंकि वहाँ जो जिस तरह का माहौल है ना, वो मुझे लाइक नहीं करता। जी। वो मैं मजबूरी में जाता हूँ, कोई सेमिनार कोई कुछ हो। असली जो घुमक्कड़ी मैंने शुरू किए 1987 से। अच्छा। कुल्लू कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया था, जी। तब से ट्रैकिंग में चलता था, पहाड़ों में चलना मेरा शौक था। जी। तो वहाँ हमारा था एक माउंटेनरी क्लब अच्छा। कॉलेज में। मेरे से पहले पीपी काश्ताना शुरू किया था वो। जी। वो भी घुमक्कड़ थे, जी। पहाड़ों में जाना। जी। कैमरा उनके पास बड़ा अच्छा होता था। जी। तो उन्होंने मुझे अपना सहयोगी बना लिया। जी। और पहले ट्रैक उन्होंने कहा आप मानतलाई गए हैं? मैंने कहा जी मैं भेड़ों के साथ गया हूँ एक बार, तो वहाँ जाना है, जी। तो चलोगे साथ? मैंने कहा जी और क्या चाहिए। 30 लड़के लड़कियाँ थे, जी। और हम निर्धारित दिन निकल पड़े। कुल्लू से बिजली महादेव से पेणी, पेणी से कसोल से मणिकर्ण होते हुए, बरसैनी होते हुए, कोई 10 दिन में हमने वो ट्रैक पूरा किया। उसमें भी बड़ी बात देखिए ट्रैक का अनुभव। पहले ट्रैक में हम गुम हो गए, आधी पार्टी। अच्छा। आगे मैंने कहा शॉर्टकट चलते हैं, भेड़ों के साथ जो गया था मेन रास्ते से नहीं, वो रह गए पीछे, वो गए ना मेन रास्ते से, हम गए शॉर्टकट से, आगे वो शॉर्टकट गायब हो गया। रात हो गया, वो पहुंच गए टाइमली वहाँ, जी। खीरगंगा पहुंचना था। जी। हम रास्ते में बच्चे रोने लगे, ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे। फिर एक बड़ी चट्टान मिली, मैं कहा यहीं रहते सब ये भूखे, खाना तो वहाँ बनना था। पूरी रात काटी ऐसे, 5-6 लड़के और सैम वगैरह भी उस वक्त थे, उन्होंने भी काटी हमारे साथ वैसे। अच्छा। पूछना चाहे तो। जी। जी। तो एक मैडम सूद थी, अच्छा। वो भी थी, सुदर्शना। हाँ, उसने मैडम सूद ने वहाँ तक आना था, खीरगंगा तक, वहाँ से लड़कियाँ वापस करनी थी हमने। अच्छा। उन्होंने खाना खाना बना लिया, और रात भर वो भी हमको ढूंढते रहे। हम तो चट्टान के ऊपर सोए रहे, फिर बैठे रहे। जब सुबह हो गई तो चट्टान के अगर हम 2 कदम भी आगे चलते तो नीचे ऐसा उल्टा डांग था। अच्छा। मतलब एक भी नहीं बचना था, डंकार। डंकार। अच्छा। एक भी नहीं बचना था। भगवान की कृपा है कि मैंने कहा ये रहते हैं। और फिर वहाँ से वापस उसी रास्ते से वापस पहुँचे नीचे मेन रोड पे। जी। तब निकले, सुबह पहुँचे कोई 10 बजे वहाँ। फिर तो पहले तो उनकी गालियाँ सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा पहले खाना खा लो। उन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ नहीं हमने ढूंढा आपको, रुद्रनाग में ढूंढा, बरसैनी में ढूंढा, तोस में ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। पहला ट्रैक था वो। और उसके बाद खीरगंगा से लड़कियाँ वापस हो गई, लेडीज़ भी, मैडम भी, और हम चले गए मानतलाई। फिर आगे खूब उन्होंने इंजॉय किया। पहला ट्रैक किया मैंने वो। उसके बाद पीपी काश्ताना ने कहा यार अब मेरे से चल जाता, तुम संभालो इसको, माउंटेनियरिंग क्लब को। और उसके बाद मैंने कोई 13-14 ट्रैक किए कॉलेज से। खुद प्लान कर था कि इस साल हमने इस तरफ जाना, इस साल मतलब पारंपरिक ट्रैक नहीं थे वो, खुद बनाया मैक्सिमम। जैसे हमने जाना था इधर चंद्रताल, पैदल जाना है। तो लोग अक्सर चंद्रताल से निकलते हैं बारालाचा को। जी।
मैंने उल्टा बनाया। मैंने कहा 12 लाचा से नीचे को निकलेंगे, क्योंकि उतराई में उतने आसान नहीं रहेगी, चढ़ाई में तो बड़ा मुश्किल है उधर से। तो उतरे नीचे, नीचे फिर हमटा होके निकले, हमटा होके यहाँ पेड़ी निकले। उसके बाद बशलेव से शिकारी देवी, कमरुनाग, जोत हो गई। उसके बाद डोडरा कुआर, उसका बड़ा बंगाल, मणिमहेश, फिर श्रीखंड, किन्नौर में वो पर किन्नर कैलाश, मतलब कोई भी हिमाचल कोई चोटी नहीं मैंने छोड़ी। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे बहुत खूबसूरत झीलें हैं, तो 5-6 खूबसूरत झीलें जो आपको बहुत अच्छी लगी उनके बारे में बता दीजिए। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर झीलें तो हिमाचल की शान है देखा जाए तो। अब देखिए आप, उनके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए किन्नौर में है नाको, उसके बाद स्पीति में है चंद्रताल, उसके बाद आइए आप यहाँ ब्यास कुंड, उसके बाद आइए भिगु लेक, उसके बाद आप इधर आइए आप पराशर, फिर मणिमहेश, मणिमहेश के बाद आप आइए इस तरफ आप आएंगे कमरुनाग। ऐसी ऐसी बहुत सी जो प्राकृतिक झीलें हैं, प्राकृतिक झीलें हैं। प्राकृतिक, जी जी जी। मतलब आर्टिफिशियल नहीं। नहीं, तो ये झीलें हिमाचल की शान है और यहाँ अट्रैक्ट भी कर रही हैं आजकल पूरी तरह से टूरिस्ट्स को। आप सेल सर देखिए कितने लोग जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो हाँ, एक चीज़ है कि पहले लोग क्या करते थे, गंदगी बड़ी डालते थे वहाँ झीलों के किनारे। अब मैं देखता हूँ कुछ 10-15 सालों से लोगों में जागरूकता आ गई है, झील के पानी को गंदा नहीं करते। लोगों ने वहाँ फट्टे भी लगाए, वहाँ के जो प्रबंधक है, जो देवी देवताओं के संरक्षण में वो झीलें अब बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी हैं। वहाँ कोई गंदगी नहीं डालते, कोई अंदर साबुन के साथ नहीं नहाता, उसको बाकायदा पूरी तरह से संरक्षण मिला हुआ है। तो ये एक सोच पैदा हो गई है। डॉक्टर साहब, एक झील है किन्नौर में कहीं, उसमें भगवान कृष्ण का मंदिर है क्या? हाँ, वो है, नाम भूल गया मैं, हालांकि मैं गया नहीं उसमें। अच्छा, यूलाकंडा, जी जी। यूलाकंडा झील। और पिछले वर्ष हमारा था कार्यक्रम जाने का, अच्छा। किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया। हमारे 5-6 आदमी की टोली है, वहाँ जाना चाहते थे और अभी वो पेंडिंग है, हम जरूर जाएंगे उसमें। यूलाकंडा एकमात्र किन्नौर में, तो आपको पता है कि वहाँ मैक्सिमम 70% बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म, जी। एक बेल्ट है, लोअर बेल्ट, जहाँ देवी देवताओं का ज़्यादा क्या नाम, वहाँ हिंदुज़्म है। और यूलाकंडा बुद्धिज़्म के एरिया में है, वो बिल्कुल हाइट पे, शांत जगह पे, और श्री कृष्ण की झील मंदिर है वहाँ। जी हाँ। ये बड़ा अजीब है, देखो कैसे कैसे आस्था लोग। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे यात्रा संस्मरण लिखे हैं। आपकी देश विदेश की यात्राएं हैं, हिमाचल की यात्राएं हैं, बाहर दूसरे देशों की यात्राएं हैं। मैं आपको हिमाचल का राहुल साकृत्यान कह सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा आदर्श है यात्रा के वही। राहुल साकृत्यान को मैंने बहुत सारा पढ़ा। उन्होंने जिस ढंग की यात्रा की है, उस ढंग की यात्रा तो हम कर ही नहीं सकते। ये था कि वो साधन संपन्न थे जी। वो घोड़े खच्चर हायर कर सकते थे जी। तो सुविधाएं थी उनको। हमें वो सुविधा नहीं रही, हम अपने खर्चे पे करते रहे जहाँ भी जाते रहे। वो तो पूरे तिब्बत और उस पे तो बहुत ज़्यादा उनका, तिब्बत और हिमाचल पे। जी। हिमाचल की उनकी 2 यात्राएं मशहूर है, एक किन्नर की, किन्नर है जी, और किन्नर देश में, और एक पूरे हिमाचल की यात्रा जो इस तरफ आए थे जी, कुल्लू मनाली। पर उन्होंने पर्वतों की यात्रा नहीं की। नहीं की। हाँ। जो टफ टेरेन था ना, वो उन्होंने कहीं कभी नहीं किया। उन्होंने जो नॉर्मल रास्ते रहे हैं पैदल चलने के लोगों के, उन्हीं रास्तों पे चलते रहे, जिन पे सहूलतें थी कि आप जा यस। सकते हो, कुछ ठहर सकते हो। हाँ, पर हमने वो अलग अलग जगह देखी। वो मैं अपने आप को डिफरेंट मानता हूँ उनसे, परंतु मेरा आदर्श वही है। उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि हिमाचल में ही, उधर किन्नौर में जब घूम रहे थे
कि आज मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ कि देवदारों के बीच में घूम रहा हूँ, ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ, हवा की सांसें महसूस कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ क्यों पैदा नहीं हुआ, मुझे यहाँ पैदा होना चाहिए था। तो ये उद्गार थे उनके हिमाचल के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी लोक कथाएं लिखी हैं, लोकगीत लिखे हैं, ऋतु गीत लिखे हैं। आपने स्थानीय मुहावरों पे काम किया है? मेरी पुस्तक एक हिमाचली कहावत कोश, ये है, ये है, ये देखिए। जी जी जी। ये हिमाचली कहावत कोश पूरे हिमाचल के हैं, जितने मुझे मेरे से पूरे हिमाचल हाँ, पूरे हिमाचल का हिमाचल कहावत कोश। इसमें बड़ी बात ये है कि वरना लोग सिर्फ कहावत लिखते हैं जी, उसका हिंदी में अर्थ देते हैं, अनुवाद देते हैं। जी जी जी, उसके साथ जुड़ी बातें नहीं लिखते। मैंने संदर्भ देने की कोशिश की है इसमें। जी, जी। पहली बार हिमाचल में इस तरह का कहावत कोश लगा जिसमें संदर्भ, किस संदर्भ में, जहाँ जहाँ मुझे मिले कि इस संदर्भ में ये बना है, जी। तो वो मैंने इसमें देने की कोशिश की है। और ये खूबसूरत किताब है हिमाचल प्रदेश के ऋतु गीत। क्योंकि हमारे पूरे जो समाज है हिमाचल का, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, सब उनके अपने अपने गीत हैं। हर मौसम पे, हर त्योहार के लिए गीत है। आपको कहाँ के गीत सबसे सुंदर लगे जो आपने लिखे हैं उसमें, कौन से क्षेत्र के? उस हिसाब से मुझे चंबा के गीत बहुत सुंदर भी लगे और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे श्रेष्ठ रचनाकार ने उनको रचा है। उच्चतम जिनको साहित्यकार होते हैं, हाई कोटि के, उन रचनाकारों ने उनको रचा, परंतु अपना नाम कहीं नहीं दिया। अच्छा। वहाँ देखो बसोआ के गीत है जी, जो बैसाख में गाए जाते जी हैं। जी 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 रानी सुनैना के गीत है, उसकी गाथा है जी। उसके बाद कुंजड़ी मल्हार गीत है जो सावन भादों में जी, गाए जी, जाते हैं। जी जी। सर्दियों के गीत है, फुहालों के गीत हैं, जोतों के गीत है, पर उनकी जो पद रचना है ना वो उच्च कोटि की है। अब एक गीत है कहावत में, इसमें मैंने डाला कहावत कोश में। जी, आप गा दीजिए अगर गाना है। पखला मानू खदला पानी। हाँ ठीक है, समझ गया। जी जी जी। पखला मानू खदला पानी, कदे नहीं बिछा करना। एक और कहावत है जो मुझे याद है भी, रगत थिया बावा भगत थिया, अच्छा। लागू थिया सब कोई हो। रानी सुनैना का गीत है। रगत मुका भावा भगत मुका, अपना नहीं बुझदा कोई हो। वाह। जब तक मेरे पास रक्त है, हाँ जी जी। वक्त भी है, मेरे पास सत्ता है, सत्ता जी। सब अपने लगते हैं। जब ये मुक गया, ये मेरा तो कोई नहीं पूछता। ये उस गीत में है। उसमें ही एक गुड़ चमक भाव बगाओ, वो बड़ा टिपिकल गीत है। रानी सुनैना ने जब अपने आप को बलिदान किया था पानी के पीछे, चंबा के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जी, उस वक्त ये रचा गया था लोक गायकों ने। गीत की कुछ पंक्ति इस तरह से, हो गुड़ के चमक भावा में घाहो, रानी चंबे आड़ेर देसा हो, रानी चंबे आड़ेर देसा हो। रगत मुका भावा वगत मुका, बात न पूछदा कोई हो, बात न पूछदा कोई हो। रगत थिया भावा भगत थिया हो, लागू थिया हर कोई हो, लागू थिया सब मोई हो।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गीत भी है और इसमें कहावत भी है, देखो जी। जीवन का सत्य है। आपने बहुत सारी विदेश यात्राएं की हैं। जब आप राइटर होते हैं, लेखक होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, किसी भी क्रिएटिव विधा में हैं आप, तो आप उस जगह को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। कौन सी विदेश यात्रा है जिसने आपके मन पे एक छाप छोड़ दी है कि ये देश बहुत सारी चीज़ों के लिए इसने मुझे प्रभावित किया है? वैसे तो मैं नेपाल बड़े पहले गया था, वो उस वक्त ऐसे ही घूमने गया था, लुम्बिनी तक गए थे हम। जो पहले विदेश यात्रा जो की मैंने आधिकारिक तौर पर एक सेमिनार के लिए, वो मैं चाइना गया था। अच्छा। दूसरी यात्रा मेरे विश्व हिंदी सम्मेलन होता है हर 3 साल बाद, मॉरिशस में? नहीं, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय करता है उसका, वहाँ की सरकार हाँ, और भारत का विदेश मंत्रालय करता है। मॉरिशस में जो होता है। हाँ जी, हाँ मॉरिशस में 2 बार हुआ, जी। अदरवाइज अलग अलग देशों में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे मॉरिशस जाने का उसमें भी मुझे न्योता मिला था विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल होने का। तो उस दिन क्या हुआ कि 2 दिन पहले वाजपेयी जी एक्सपायर हो गए। ओहो। सब कुछ बुक था, सब वीज़ा वूज़ा सब कुछ हो गया था जी। टिकट कन्फर्म हो चुके थे। तो अगले दिन मैंने चंडीगढ़ से लेनी थी फ़्लाइट, चंडीगढ़ से थी बॉम्बे को फ़्लाइट, बॉम्बे से था मॉरिशस को जी। पहले दिन चंडीगढ़ गया, रात को रहा, तो रात भर वही खबरें चली वाजपेयी जी की। दूसरे दिन निकले हम वहाँ से, और एक दूसरा साथी भी था मेरे साथ, राजेंद्र राजन जी, कांगड़ा के कांगड़ा के। कहानीकार, बड़े अच्छे हैं वो जी। भी। दोनों हम मिले चंडीगढ़ में, दोनों गए बॉम्बे। बॉम्बे में हम एक गुफा में रहे, अच्छा। छोटे छोटे कैबिन होते हैं वहाँ 900 में, हमारा उसमें क्या था रहने का। अच्छा। वो बड़ा अच्छा अनुभव लगा मुझे। और वहाँ से फिर 4 बजे निकल ये फ्लाइट। अभी हाल की बात होगी ना ये? हाँ, 18 के बाद 2018 हुई। फिर वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचते ही एक IAS अधिकारी था वहाँ का, उसकी ड्यूटी थी हमारे साथ। अच्छा। इंडिया से थे उस फ्लाइट में हम कोई 35 एक आदमी, हमारा पूरा ग्रुप था। तो वो उसने अगवानी की और उसने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ लगातार रहूँगा जी। सेमिनार कक्ष में भी, होटल में भी, जहाँ भी जाना है। तो पहले तो वो सेमिनार में लेके वहाँ उद्घाटन होना था, वहाँ उद्घाटन में पहुँचे। सुषमा स्वराज जी उस वक्त 3 दिन लगातार बही रही थी जी। बीके सिंह भी, ये भी रहते 3 दिन, ये वो थे राज्य मंत्री विदेश मामलों के। उसके बाद सामान लेके वहाँ पहुँचे, वहाँ से सीधे होटल में। तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा अनुभव लगा कि वहाँ पूरे विश्व के हिंदी के साहित्यकार, हिंदी के संस्कृति कर्मी सब बुलाए थे जी। साहित्य और संस्कृति का था उसका टॉपिक मेन, उसमें साहित्य संस्कृति किस तरह से देखता है। तो उस पर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत से लोगों से मिलना जुलना हुआ। तो इस तरह से मैंने लगभग कोई 7 देशों की यात्रा की, इसकी वजह से, लेखन की वजह से, साहित्य की वजह से। डॉक्टर साहब, वाद्य यंत्रों पे आते हैं। जो जितने भी हमारे हिमाचल के वाद्य यंत्र हैं, स्पेशली मान लीजिए कुल्लू के वाद्य यंत्र हैं, उनको बजाने की अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग मौके पे शायद। तो उसमें कुछ बदलाव आया है, या हमारे वाद्य यंत्रों में बदलाव आया है, या हमारे बजंत्री कम हो गए हैं, या लोग बजाना नहीं चाहते, ऐसा कुछ है? एटलीस्ट हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में लोक वाद्यों को ज़्यादा वर्चस्व है, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ भी हैं, विशेष करके जहाँ देव चलते फिरते देवता हैं। अच्छा। कुल्लू, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, मंडी का ऊपरी क्षेत्र देखिए आप, चंबा, यहाँ हम ये कह सकते हैं लोकताल अलग अलग हैं, अलग अलग समय के। जैसे कुल्लू में हम बात करते हैं, देवते की पूजा के ताल अलग है, जिसको हम झूण भी कहते हैं देव आराधना में। फिर जिस वक्त गुर को हम द्वेलित कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं जी,
उस वक्त के बाद ताल अलग है। वो उस वक्त तो इस ढंग से बाजा बजता है कि कई बार तो बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का ताल है, बजते हैं पूरा ऑर्केस्ट्रा। अब यात्रा पर जा रहा है देवता, उसके ताल अलग है। मंदिर से बाहर निकलना है देवता ने, उसका ताल अलग है। मंदिर में अंदर जाना है तो उसका ताल अलग है। सुबह के ताल अलग है, शाम के ताल अलग है, अलग अलग समय के ताल अलग अलग है। इसके बाद देवता के देव परंपरा से हटके हम जैसे नाटी के ताल देखते हैं, उसके भी 3-4 ताल चलते हैं। ढीली नाटी से पंजरागी से लेकर ऊपर ट्रेन की खड़ाई तक, वो सारे अलग अलग ताल हैं। अब जैसे मान लो पर देवता जा रहा है जी या पर मंदिर है, देवता आया हुआ है जी, मैं यहाँ सुनूंगा तो मैं बता सकता हूँ सुन के कि इस वक्त देवता मंदिर में रखा जा रहा है या मंदिर से बाहर निकाला जा रहा है, या इस वक्त देवता के गुर को छेड़ा जा रहा है, या इस वक्त देवता यात्रा पर जा रहा है। मैं यहीं बैठ के बता सकता हूँ सुन के ही, मैंने देखा नहीं वहाँ। एग्जैक्ट वही होता है वो। चलो वो तो स्टडी है हमारी कि उनको समझा बारीकी से कि किस वक्त क्या बाजा बजता है, रिकॉर्ड करके उसको एक एक चीज़ को देखा हुआ है। तो इस वक्त हम देखते हैं हिमाचल में सबसे ज़्यादा तालों की अगर वैरायटी है और इंस्ट्रूमेंट्स सबसे ज़्यादा वो कुल्लू में। कुल्लू में है। कुल्लू में जैसे आपके तत्वाद्य सिर्फ एक ही है, वो नहीं ज़्यादा है। वो एक तारा होता है, वो कहीं के बजता है, धनोटिव कहते हैं। ऑटो साज में वो प्रचलित है, गाथा गाते हो बजाते हैं। फिर ये जो अबनत वाद्य बोलते हैं ताल वाद्यों को, इनकी बड़ी बड़ी वैरायटी है। जब सबसे जेठावाज हमारा जो होता है ढौंस होता है, जिसका वैदिक काल में जिक्र हुआ, ढवस उसमें कहा गया वेदों में, वो कुल्लू में है ढौंस के रूप में। अब देखिए कितने पुरानी संस्कृति होगी जी जी। उसके बाद द्राग है, वो भी देववाद्य है। ढाड है, बाम है, नगाड़ा है, ढोल है। ये हुए हमारे उसके वाद्य, ताल वाद्य। फिर सुशिर वाद्य देखे, काल है, करनाल है। अब करनाल और काल में बड़ा अंतर है। करनाल होती जो आगे से बड़ी चौड़ी होती है, उसका लगभग 1 फुट का व्यास होता है आगे से, लंबी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। वो चांदी के बने होते हैं, वो चांदी तांबे की मिक्स। जैसे जैसे नहीं, चांदी की अलग ही बनेगी, चांदी की अलग होगी, प्योर चांदी। जो बाहर से उसको मढ़ते हैं चांदी से, फिर तांबे की अलग होगी, पीतल की अलग होगी। 3 प्रकार की होती है वो। एक होती काड़ आगे से भी बहुत कम छोटा घेरा होता है, पीछे से वैसे ही चलेगी। वो केवल देवताओं के उसमें ही बजती है। जब खंडा निकलता है, खड़ग निकलता है, आप मलाना जाइए, वहाँ सारे ये देव वाद्य इस प्रकार के मिलेंगे। सुशिर वाद्य कहते हैं हम उनको, हवा से चलने वाले जो फोक मार के चलते हैं। नरसिंगा है, भोटू काल है, पंचमुखी काल है, 5 मुख होंगे, ऊपर से पीछे से एक होगा। तो ऐसे ऐसे वाद्य हैं जो केवल मात्र कुल्लू में ही। फिर आ गया घन वाद्य। घन यानी कि ठोस वाद्य, आपके चिमटा हो गया, कणसी हो गया, छंछाड़ा हो गया। कणसी और छंछाड़ा जो धार्मिक उसमें बजते हैं। फिर भाना हो गया, वो भी देवता के उसमें बजते हैं, नाटी में नहीं बजता वो। कीर्तन में बजते हैं ज़्यादा? नहीं, देव यात्रा में चलता, देवताओं के जब वाद्य चलते हैं उस वक्त बजते हैं। ये घन वाद्य हुआ। तो इस प्रकार से कुल्लू में जो वाद्यों की श्रृंखला बहुत लंबी चौड़ी है, और तालों की श्रृंखला भी इतनी वैरायटी है कि आप सब याद भी नहीं रख सकते। सिर्फ सुन के हम बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया चला हुआ है। डॉक्टर साहब, जो हमारे ड्रम्स हैं यहाँ के, हिमालयस के, हिमाचल के, और जो विदेशों के ड्रम्स हैं, जैसे अफ्रीका में लोग ड्रम बजाते हैं, तो उनकी जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? जो ट्राइबल में है ना, खासकर अफ्रीका में जी, क्योंकि मॉरिशस अफ्रीका के साथ ही उसी कॉन्टिनेंट में वो जी, वहाँ हमने देखे ओरिजिनल ड्रम उनके, अफ्रीकन लोगों के डांस भी देखा, ड्रम भी देखे। उनके ड्रम में हालांकि बनावट है हमारे ढोल से थोड़े बड़े हैं, वो बड़े, जी। पतले भी हैं,
निगाड़ा नहीं है वहाँ, ढोल ही है, ढोल है। 2-3 प्रकार के ढोल हैं और ताल उनमें बहुत कम है, एक ही प्रकार के ताल है बस जी। 1 या 2 प्रकार के, बाकी नहीं। जो वैरायटी हमारे उधर है, यहाँ तो अनगिनत ताल हैं, वहाँ उस तरह के नहीं है। और उसके बाद ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा नहीं है उनका। हमारा ऑर्केस्ट्रा बहुत समृद्ध है, जी। ये अंतर मैंने देखा। डॉक्टर साहब, कुल्लू में आप हर साल एक संगीत सम्मेलन करवाते हैं और उसमें बहुत अच्छे जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, वोकलिस्ट हैं, उनको बुलाते हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ था और आपके फेवरेट वोकलिस्ट कौन है? इस वक्त हमने 2001 में शुरू किया था श्याम संगीत सम्मेलन समिति। उस वक्त हमारे गुरुजी थे श्यामलाल ठाकुर जी, जिन्होंने हमें शुरू में पढ़ाया कॉलेज में, फिर भास्कर संगीत महाविद्यालय भी चलाते रहे वो। 2001 में उन्होंने कहा कि जो शिष्य थे जी, 2-4 लोगों से बात की जी, कि ऐसा ऐसा यहाँ सम्मेलन करना चाहिए क्लासिकल का। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आपके नाम से शुरू करते हैं, एक समिति बना लेते हैं आपके नाम से, श्याम संगीत सम्मेलन समिति। जी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं उसमें शामिल होऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम से करें आप, पर साल में एक रखो आप। जी। चेले नहीं माने, हम लोग नहीं माने। हमने कहा कि नहीं, आपके जन्मदिन को मनाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। तब तक वो अपने भाई मनाते थे, खाना भी खिलाते थे, महफिल जमती थी, लोकल जो शिष्य थे। तो आखिर वो मान गए, फिर उनका जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। और इसमें जो राष्ट्रीय लेवल के जो कलाकार हैं जी, उनको हम बुलाते हैं, एक आध अवश्य होगा, और स्थानीय कलाकार भी उसमें अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। इसमें पद्मश्री जैसे इस साल तो साजन मिश्रा जी आए थे। जी। अलके पंडित पद्मश्री वो यहाँ आए हैं, SK नाहर वो भी पद्मश्री यहाँ आए हैं। जो प्रथम श्रेणी के जो भी कलाकार हैं, मीता पंडित वो तो 2 बार आई है। इस तरह से यहाँ बहुत कलाकार आए हैं और इनमें मेरे तो सारे फेवरेट हैं। मुझे स्वीटनेस जो लगी वो लगी मुझे मीता पंडित के उसमें गाई। बहुत मीठी सुरीली गाती है, इसीलिए उसको दो बार बुलाया। हालांकि वो लोग बाहर 10 लाख से कम नहीं मांगते जी, यहाँ अपने कार्यक्रमों में जी। पर ये है कि हिमाचल का नाम बड़ा है, कुल्लू मनाली का नाम बड़ा मशहूर है जी। वो इस बहाने आना चाहते हैं, वो 1 लाख में पहुँच जाते हैं जी। आना जाना सब कुछ उसमें ही होता है, हमने सिर्फ रहने खाने का इंतज़ाम करना होता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि लोग यहाँ आना चाहते हैं। पिछले वर्ष जैसे साजन मिश्रा जी आए, वो भी 10 लाख 12 लाख से कम नहीं लेते जी। तब वो हमारे 1.5 लाख में आ गए। उनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी, कंपनिस्ट भी, खुद भी, और उन्होंने बड़ा आनंद किया लिया। उन्होंने कहा कि मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ, देवभूमि यही है जी। तो इस तरह से हम इसको मना रहे हैं और कंटिन्यू। अगले साल हमारे 24 साल हो गए हमें, इस साल 24वां साल तो अगले साल अगले साल हमारे सिल्वर जुबली है, उसके हम तैयारी कर रहे हैं जी। उसमें हम पूरा एक वो स्मारिका भी निकाल रहे हैं उसके कि बाकी एक सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा कलाकार मिले डोनेशन करके। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, साजन मिश्रा जी कह रहे थे कि इतने छोटे शहर में और पूरे हॉल का बुक रहना जी, और आखिर तक कलाकारों का सुनना जी। बोला ये मैंने पहली बार देखा है जी। बड़े बड़े शहरों में तो है, चलो वो 1 घंटे कार्यक्रम होता है, उनको उसमें आते हैं और फिर चले जाते हैं। जी। यहाँ तुम 3-4 घंटे कार्यक्रम कर रहे हो लगातार और आखिर तक लोग बैठते हैं। अब एक खास बात इस कार्यक्रम की है,
शुरू में जब जुड़े थे कोई 17 शिष्य जुड़े थे उसमें जी। और हमने रखा था कि 1,000 हर व्यक्ति जमा करेगा जी। शुरू में हो गए 17 लोग, 17,000 हमारे पास इकट्ठा हो। और अब 2001 की बात तो बहुत ज़्यादा आता था उसमें। तब से लेकर हमने परंपरा डाली है। फिर हमने 1 से 2 कर दिया, 2 से 3 कर दिया। आजकल 3,000 तो मिनिमम हर जो मेंबर देगा ही देगा। 3,000 से आगे जैसे कोई ज़्यादा देता है, कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है। उसके साथ साथ कुछ हमारे डोनर है, कम से कम 15-20 डोनर है हमारे, जो 5,000 से अधिक हर साल देते हैं। और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आएंगे। और जब हम बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हम तो कार्ड देने जाते हैं कि लो जी कार्ड, और उनको पता है कि मैंने डोनेशन देनी है। और वो है हमारे सारे संगीत प्रेमी, संगीत के लिए जो समर्पित है, सुनना चाहते हैं। डॉक्टर इस तरह से चला कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हमारी जो लोक संस्कृति है और हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, जो वो उससे थोड़ा परे जा रही हैं? हाँ, चाहे एक वो आजकल गायन हो। मैं समझता हूँ आजकल एक संक्रमण का दौर चला हुआ है पिछले 10-15 सालों से। लोग एकदम पॉपुलर होना चाहते हैं, खासकर नौजवान लोग। बम्बैया लटके झटके बम्बैया स्टाइल में वो अपने, हम देखते हैं जब लोग गीतों की रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो ही लटके झटके वो जीन की पैंट के साथ, उसके साथ कोई गाने में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इवन बोल भी उस ढंग के ही वो रखते हैं। अब कुछ समय से जब हम वेटेज, जहाँ भी हमें मंच मिलता है, हम वेटेज देते हैं उसके लिए लोग को। जी। हम उनको कहते हैं कि ठीक है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ साथ हम मूल को मत भूलो, क्योंकि पहचान हमारी वही है जी। उसी से हम जाने जाएंगे। बम्बैया लटके झटके सब वो दुनिया पड़ी हुई है। बम्बई में थोड़े कलाकार हैं कि हम उनकी नकल करें। हम अपने उसको प्रिजर्व रखें, अपनी वेशभूषा को प्रिजर्व रखें, अपने गीतों की धुनों को प्रिजर्व रखें, अपने गीतों को प्रिजर्व रखें। और कुछ लोगों ने प्रयास करने शुरू कर भी दिए हैं, और कुछ लोग पूरी तरह से उस ढंग से ही काम कर रहे हैं। हम उनको लटके झटके वालों को हम ना सुनते, ना देखते, ना पसंद करते हैं। तो ये तो है। और ये मुझे लगता है कि जिसने ज़्यादा देर तक जिंदा रहना, उसको लोक में ही आना पड़ेगा और आएगा। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम प्रश्न है, जो बच्चे संगीत सीखना चाहते हैं, जैसे हमारे हिमाचल के बच्चे मान लीजिए, उनको कौन सी उम्र से संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए? चाहे वो गुरु से लें या कोई संगीत का स्कूल हो वहाँ चले जाएं, तो कौन सी उम्र? वैसे तो 4 साल से शुरू होना चाहिए जी। 4 साल तक अब उसका जो बोलचाल बोलने का तरीका क्लियर हो जाता है, क्लैरिफाई हो जाता है। वो 4 साल से अगर बच्चा सीखना शुरू कर दे तो वो सही मायने में अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा में भी ले जाएगा और संगीत का कलाकार भी बनेगा, संगीत का ज्ञाता भी बन सकता है। वो फील्ड अनेक है इसमें, म्यूज़िक में भी। वो कभी भी उसमें नहीं, नेगेटिव थॉट में नहीं जाता। अच्छा। कभी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, कभी वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा, बुरी आत्मा की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि ये एक परमात्मा से मिलने का सबसे बढ़िया साधन जो है संगीत है। जिस वक्त हम संगीत सुनते हैं, हम भूल जाते हैं आसपास के वातावरण को। तो यही संगीत का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जिसका रियाज अच्छा है, गला अच्छा है, वो अच्छा परफॉर्मर बन सकता है। अगर 4 साल से शुरू किए तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपसे एक आग्रह करूँगा, आपका सबसे फेवरेट गीत जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं या गाते हैं, या जब भी आपको मौका मिले आप उसको गा देते हैं, मैं वो आप अक्सर सुना दीजिए। मैं अपने लिखे हुए या अपने रचे हुए गीत ही हाँ, कोई भी गाता एक हूँ। गीत सुना दीजिए। एक मैंने गांव पे लिखा है गीत, और वो मैं कई जगह कवि सम्मेलनों में सुनाता भी हूँ। मुझे बहुत प्रिय है ये। इसलिए अभी मैंने जब कहा कि वियतनाम में गए थे हम, तो वहाँ लोग ने कहा, अरे गीत कहाँ से रचा तुमने? मैंने कहा ये गांव की फीलिंग है। आप वो मैं उसको जी सुनाता हूँ प्लीज सुनाइए जी। स्वर्ग से भी
है सुंदर, छोटा सा अपना गाँव रे, फूलों की खुशबू है जहाँ पर, पेड़ों की ठंडी छाँव रे, स्वर्ग से भी है सुंदर। घर की छत पर आकर चिड़िया सुबह सवेरे जगाती है, घर की छत पर आकर चिड़िया सुबह सवेरे जगाती है, चारों तरफ है सुंदर मंजर हो, कैसा अपना प्यार रे, फूलों की खुशबू है जहाँ पर, पेड़ों की ठंडी छाँव रे, स्वर्ग से भी है सुंदर, छोटा सा अपना गाँव रे, फूलों की खुशबू है जहाँ पर, पेड़ों की ठंडी छाँव रे। बहुत खूब। हालांकि 5-7 स्टैंजा है इसमें, और कई दिन लगे मुझे इसको पूरी तरह से लिखने में। डॉक्टर सूरत ठाकुर, आपने द अनकॉमन पीपल अनकट में हमसे बात की, संगीत के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में, हिमाचल के बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में, झीलों के बारे में, पूरे हिमाचल के बारे में, हिमालय के बारे में, अपनी किताबों के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सो मच। आपने हमें इस काबिल समझा, हमसे वार्तालाप किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम आपने हमारी इस जो मेहनत को, मिशन को समझा और उसको हाईलाइट करने का अवसर प्रदान किया। ये हमारा सौभाग्य है डॉक्टर साहब कि हम आपसे मिल सके और इतनी लंबी बात हमने की। आपके रचना संसार के बारे में, आपके संगीत के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर।